देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया है, स्टेट ट्रू और फॉल्स विथ प्रॉपर जस्टिफिकेशन। देयर डज नॉट एग्जिस्ट एन एनालिटिक फंक्शन हुज रियल पार्ट इज एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब। यानी कि उनका कहना है अगर हमारे पास रियल पार्ट का फंक्शन u इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब, अगर ये दिया हुआ होता है तो उससे अगर हम लोग एफ ऑफ जेड बना लेंगे तो वो जो भी एफ ऑफ जेड बनेगा वो एनालिटिक फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, क्या कहा, अगर हमारे पास u ये गिवन पार्ट वाला रियल पार्ट का फंक्शन है, उससे अगर हम लोग जो भी एफ ऑफ जेड बना लेंगे वो एनालिटिक फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स, ये हमें चेक करना है। तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम लोग ये वाले एरो से शुरुआत करेंगे। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि एफ ऑफ जेड ये फंक्शन एनालिटिक होने के लिए कॉची-रीमैन कंडीशंस या फिर कॉची-रीमैन इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है, तब जाके एफ ऑफ जेड इस टाइप के फंक्शन को एनालिटिक फंक्शन कहते हैं। एफ ऑफ जेड ये हमेशा u प्लस आई वी इस फॉर्म में आ जाएगा। एफ ऑफ जेड अगर इस फंक्शन को अगर हम लोग आगे एक्सपांड करेंगे तो हमेशा u प्लस आई वी इस फॉर्म में आएगा। u को कहा जाता है रियल पार्ट ऑफ फंक्शन और v को कहा जाता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो u ये एक्स वाई कॉमा एक्स कॉमा वाई वेरिएबल से बना हुआ होता है और v ये फंक्शन भी एक्स कॉमा वाई इन वेरिएबल से बना हुआ होता है। ठीक है, और इसके अंदर एक पॉइंट और ये भी आता है कि अगर गिवन फंक्शन एनालिटिक फंक्शन है, यानी कि कॉची-रीमैन कंडीशन या फिर कॉची-रीमैन इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है इसके अंदर, तो उस फंक्शन को एनालिटिक फंक्शन कहेंगे। इतना क्लियर हो गया। अगर फंक्शन एनालिटिक है तो उस फंक्शन के अंदर आए हुए रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के फंक्शन कैसे रहेंगे, हार्मोनिक फंक्शन रहेंगे। यानी कि u एंड v दिस फंक्शन विल सेटिस्फाई लैप्लास इक्वेशन। अगर u फंक्शन लैप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है वो कैसे डिनोट किया जाता है, देखो, डो स्क्वायर यू अपॉन डो एक्स स्क्वायर प्लस डो स्क्वायर यू अपॉन डो वाई स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो आना चाहिए। अगर ये कंडीशन में इक्वल टू ज़ीरो आता है इसका मतलब u फंक्शन सेटिस्फाई लैप्लास इक्वेशन ऐसा कहेंगे। अगर u फंक्शन ये लैप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई करता है तब हम लोग u को ही हार्मोनिक फंक्शन भी कह सकते हैं। ये सेम पॉइंट इमेजिनरी पार्ट का फंक्शन कंसिडर करने पर भी ट्रू ही रहेंगे। इसका मतलब जब हमें डो स्क्वायर वी अपन डो एक्स स्क्वायर प्लस डो स्क्वायर वी अपन डो वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो मिलेगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, वी फंक्शन आल्सो सेटिस्फाइज लैप्लास इक्वेशन, देयरफॉर वी इज अ हार्मोनिक फंक्शन, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या लिखना होगा, फॉर एनी गिवन एनालिटिक फंक्शन, क्या लिखा, फॉर एनी गिवन एनालिटिक फंक्शन its real and imaginary part, its real and imaginary part must satisfies Laplace equation। ठीक है, क्या लिखा, must satisfy Laplace equation लिख दिया। इसका मतलब that is analytic functions real and imaginary part imaginary part must be हार्मोनिक फंक्शन। ठीक है, हार्मोनिक फंक्शन, अगर कोई भी फंक्शन लैप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई करता है तो उसी फंक्शन को हम लोग हार्मोनिक फंक्शन कह सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट में हम लोग लिख देंगे, सो लेट चेक गिवन फंक्शन u इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब इज हार्मोनिक फंक्शन और नॉट, इज हार्मोनिक फंक्शन और नॉट। ठीक है, तो एक बार फिर से हम लोग u फंक्शन को लिख देंगे, सिंस u इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब, ये लिख दिया। इसके बाद हमें क्या करना होगा, u इस फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव करना है विथ रिस्पेक्ट टू x के साथ। ठीक है, तो ये क्या लिखा, देयरफॉर डो u बाय डो एक्स लिख दिया, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर हम लोग u इस फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x के साथ तो y ये वेरिएबल कैसा कंसिडर करना होगा, एज अ कांस्टेंट कंसिडर करना होगा। तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव आएगा थ्री एक्स स्क्वायर, ये माइनस थ्री वाई कॉन्स्टेंट रहेगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव रहेगा टू एक्स, तो ये क्या हो जाएगा माइनस सिक्स एक्स वाई। ठीक है, ये वाई क्यूब का डेरिवेटिव नहीं आएगा, राइट। नेक्स्ट स्टेप में इसी फंक्शन का अगर हम लोग
अगेन पार्शियल डेरिवेटिव्स करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ, तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव्स हो जाएगा, डो स्क्वायर यू अपॉन डो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ कर रहे तो एक्स स्क्वायर का 2x, ठीक है, और ये पीछे 3 यानी कि 6x माइनस एक्स का डेरिवेटिव 1, तो यहाँ से क्या बचेगा, ओनली -6y बचेगा। इसको कर देंगे नंबर 1। इतना क्लियर हो गया। इतना हो जाने के बाद अभी हम लोग क्या करेंगे, u इस फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे अभी विथ रिस्पेक्ट टू y के साथ। तो ये क्या लिखा, डो यू बाय डो y लिखना था, ऊपर u होना चाहिए था, ठीक है। ये डो यू बाय डो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का डेरिवेटिव नहीं होगा, y का डेरिवेटिव होगा 1, तो ये लेफ्ट साइड में रहेगा -3x² और आगे माइनस वाई क्यूब का डेरिवेटिव होगा -3y², ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अभी इसी फंक्शन का फिर से पार्शियल डेरिवेटिव होगा विथ रिस्पेक्ट टू y के साथ, तो ये पीछे क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव डो स्क्वायर यू अपॉन डो y² इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट रहेगा क्योंकि यहाँ पर x है, तो ये कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव नहीं आएगा। ये क्या रहेगा, आगे -6xy हो जाएगा। इसको कर देंगे हम लोग नंबर 2, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एडिंग 1 एंड 2 कर देते हैं। एडिंग क्या लिखा, एडिंग 1 एंड 2, तो लेफ्ट साइड में क्या होगा, डो स्क्वायर यू अपॉन डो एक्स स्क्वायर प्लस डो स्क्वायर यू अपॉन डो वाई स्क्वायर लिख दिया इज इक्वल टू, राइट साइड में क्या हो रहा है, 6x माइनस 12y, ये ऐड करके मिला ना हमें। राइट साइड में क्या मिला, 6x माइनस 12y, ये मिला ऐड करने पर, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। अगर यू ए फंक्शन लैप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा होता या फिर यू ए फंक्शन हार्मोनिक फंक्शन होता तो ये वाली कंडीशन इक्वल टू कितनी आनी चाहिए थी, राइट साइड में हमें 0 ही आनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे 0 नहीं आई है। इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं, हियर रियल पार्ट फंक्शन दैट इज यू डज नॉट सेटिस्फाइड लैप्लास इक्वेशन, देयरफॉर इट इज़ नॉट अ हार्मोनिक फंक्शन। हम लोग इतना ही लिख सकते हैं, देयरफॉर यू इज़ नॉट हार्मोनिक फंक्शन, ठीक है, हार्मोनिक फंक्शन। क्या लिखा, देयरफॉर यू इज़ नॉट अ हार्मोनिक फंक्शन। अगर ये यू हार्मोनिक फंक्शन नहीं है तो देयरफॉर इससे जो भी ये एनालिटिक फंक्शन होगा, एनालिटिक फंक्शन होगा ही नहीं, बनेगा ही नहीं। देयरफॉर हम लोग फिर आगे लिख सकते हैं, देयरफॉर देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनालिटिक फंक्शन, therefore there does not exist an analytic function when real part is x cube minus 3x square y minus y cube. This statement is true, ठीक है। चेक करना था ना हमें ट्रू और फॉल्स, तो ये क्या पता चल रहा है कि यू फंक्शन हार्मोनिक ना होने के कारण ये स्टेटमेंट कैसा था, ट्रू था। दैट इज़ हमें एनालिटिक फंक्शन मिलेगा ही नहीं, बनेगा भी नहीं एनालिटिक फंक्शन। तो यहाँ पर हमारा ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं, वो थोड़ा सा अलग रहेगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखो फाइंड द एनालिटिक फंक्शन एफ ऑफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी इफ 3u प्लस 2v इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 16xy। तो क्वेश्चन को आंसर करने के लिए इस एज से शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले दिए हुए पार्ट को हम लोग एज इट लिख देते हैं, दैट इज टू फाइंड एनालिटिक फंक्शन। जो पूछा है वो उसको एक बार फिर से मेंशन कर देंगे हम लोग, टू फाइंड एनालिटिक फंक्शन। एनालिटिक फंक्शन किस टाइप में आएगा, हमेशा एफ ऑफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी इस फॉर्म में आएगा, राइट। तो वो जो भी रहेगा वो हमें फाइंड आउट करना है। गिवन क्या दिया, देखो यहाँ पर गिवन सिंस 3u प्लस 2v इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 16xy, ये दिया हुआ था, ठीक है। तो इस दिए हुए फंक्शन का हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, एक बार विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ और एक बार विथ रिस्पेक्ट टू वाई के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पार्शियली डिफरेंशिएटिंग गिवन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियली डिफरेंशिएटिंग गिवन इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या लिखा यहाँ पर, x लिखा। तो लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, ये 3 एज इट इज कांस्टेंट होने के कारण u का x के साथ हो रहा था ये डो यू बाई डो एक्स रहेगा, प्लस ये 2 कांस्टेंट एज इट इज v का x के साथ हो रहा था डो वी बाई डो एक्स रहेगा, इक्वल टू, ठीक है, x के साथ ही कर रहे हैं हम लोग, तो ये वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट नहीं आएगा, माइनस एज इट इज एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा 2x प्लस x का डेरिवेटिव होगा 1, तो यहाँ से क्या बचेगा ओनली 16y, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। इसको कर देंगे हम लोग नंबर 1 कर दिया, ठीक है। अभी देखो ये एंड लिखा साइड में, पार्शियली
पार्शियली डिफ्रेंशिएटिंग, ये डिफ्रेंशिएट है, डिफ्रेंशिएटिंग गिवन इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या लिखा अभी, y लिखा, यानी कि ये जो इनिशियली दिया हुआ फंक्शन है उसका हम लोग करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y। तो ये 3 एज इट इज कांस्टेंट साइड में, इधर क्या हो जाएगा, डो यू ऊपर डो y हो जाएगा, प्लस 2 डो वी बाय डो y हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू y के साथ करें तो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y आएगा, यहाँ पर बीच वाला माइनस एक्स का डेरिवेटिव नहीं होगा, और आगे कितना होगा प्लस 16x, इसको कर दिया नंबर 2, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। नंबर 1 और 2 कहाँ से आया, ये वाले इक्वेशन से आया, यानी कि इस वाले पहले वाले इक्वेशन को, दिए हुए इक्वेशन को हम लोग को ने एक बार पार्शियली डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ, उसको नंबर 1 बना दिया, और गिवन वाले इक्वेशन को एक पार्शियल डिफरेंशिएशन वाई के साथ करने पर जो मिला है उसको इक्वेशन नंबर 2 लिख दिया, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, देखो फॉर एनालिटिक फंक्शन, क्या लिखा, फॉर एनालिटिक फंक्शन, एनालिटिक फंक्शन के अंदर कॉचीज रिमेन इक्वेशंस को या फिर कॉचीज रिमेन कंडीशंस को वो ऑलरेडी सेटिस्फाई होती है। वो कंडीशंस क्या होती है, डो यू बाय डो एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, डो वी अपॉन डो वाई होता है, और दूसरा कंडीशन ये होता है डो यू अपॉन डो वाई इज इक्वल टू माइनस डो वी बाय डो एक्स होता है, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। इक्वेशन 1 में देखो क्या आया हुआ है, डो यू बाय डो एक्स, और इक्वेशन ये साइड में क्या आया हुआ है, डो वी बाय डो एक्स, यानी कि यू एक्स के साथ वी एक्स के साथ आया हुआ है ना, तो इक्वेशन 2 में ऐसा है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में भी यू एक्स के साथ लाएंगे और वी भी एक्स के साथ लाएंगे। देखो वो कैसे कर सकते हैं, ये क्या दिख रहा है, यू अपन वाई, तो यू अपन वाई यहाँ पर भी है ना, यू अपन वाई होने पर उसको कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, माइनस डो वी बाय डो एक्स है, तो देयरफॉर इक्वेशन 2 कैन बी रिप्लेस बाय यू अपन वाई, यानी कि देखो डो यू बाय डो वाई, तो उसको कैसे चेंज करना होगा, माइनस डो वी बाय डो एक्स है, तो ये कैसा हो जाएगा, माइनस 3 ऑफ डो वी बाय डो एक्स हो जाएगा, राइट, आगे ये प्लस साइन दे दिया, डो वी बाय डो वाई, तो डो वी बाय डो वाई इधर है ना, डो वी बाय डो वाई, तो ये डो वी बाय डो वाई डायरेक्टली रिप्लेस बाय डो वी बाय डो एक्स, तो क्या लिखना होगा, प्लस 2 डो यू बाय डो एक्स, इतना आया समझ में। तो आगे कोई चेंजेस नहीं होगा, सिर्फ चेंजेस यहाँ पर हो गए, इक्वल टू आगे वाला पार्ट एज इट इज रहेगा, 2y प्लस 16x, इतना क्लियर हो गया। इसको करेंगे नंबर 3 कर देंगे, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आगे पीछे कर देते हैं। बिफोर दैट ये थर्ड इक्वेशन हम लोगों ने कहाँ से बनाया, इक्वेशन नंबर 2 से बनाया ना, तो इसको लिख देंगे साइड में, फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 2 साइड में लिखा, ब्रैकेट के अंदर लिखा। ये तीसरा इक्वेशन बनाया कहाँ से हम लोगों ने, फ्रॉम इक्वेशन 2 बनाया, ठीक है, कौन सी कंडीशन अप्लाई करके, कॉचीज रिमेन इक्वेशन या फिर कॉचीज रिमेन कंडीशंस अप्लाई करके हमें ये थर्ड इक्वेशन मिला, ठीक है। अभी देखो फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन देखो, फर्स्ट इक्वेशन में 3 डो यू बाय डो एक्स दिख रहा है, थर्ड वाले इक्वेशन में भी डो यू बाय डो एक्स दिख रहा है, लेकिन फर्स्ट इक्वेशन में डो यू बाय डो एक्स का कोएफिशिएंट कितना है, 3 है, और थर्ड इक्वेशन में डो यू बाय डो एक्स का कोएफिशिएंट कितना है, 2 है। तो इन दोनों का कोएफिशिएंट सेम होने के लिए, या फिर देखो फर्स्ट इक्वेशन में डो वी बाय डो एक्स का कोएफिशिएंट कितना है, 2, और थर्ड इक्वेशन में डो वी बाय डो एक्स का कोएफिशिएंट कितना है, -3 है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये प्लस और ये माइनस दिख रहा है ना, ये डो वी बाय डो एक्स माइनस में और ये डो वी बाय डो एक्स प्लस में, तो इन्हें हमें कैंसिल करना होगा। टर्म कैंसिल करने के लिए उनके कोएफिशिएंट भी सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग, या फिर सिंपली ऐसा कर देंगे, इक्वेशन 1 इंटू 3 कर दिया, इक्वेशन 1 इंटू 3, उसके बाद करेंगे एडिंग इक्वेशन 3 इंटू, इक्वेशन 3 लिखा है ना, 3 को किससे इंटू करेंगे हम लोग, 2 से कर देंगे, क्या कहा, इक्वेशन 3 को हम लोग 2 से मल्टीपल कर देंगे, या फिर ये थोड़ा सा अजीब दिख रहा है लिखने में तो उसको कैंसिल कर देता हूँ, प्रॉपरली लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/3, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/3 एंड इक्वेशन 2 नहीं, इक्वेशन 3 होगा, एंड मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3/2 होगा, ठीक है, एंड देन एडिंग these इक्वेशंस, ठीक है, ऐसा कर दिया। क्या किया, इक्वेशन 1 को हम लोगों ने किससे मल्टीपल करना है, 3 से मल्टीपल करना है, और इक्वेशन 3 को किससे मल्टीपल करना है, 2 से मल्टीपल करना है, और उसके बाद दोनों इक्वेशन को ऐड कर देना है, ठीक है। तो देखो ये पहला वाला इक्वेशन दिख रहा है, उसको अगर हम लोग 3 से मल्टीपल कर देंगे तो लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, 9, ये लिखा 9 डो यू बाय डो एक्स, ठीक है। देखो यहाँ पर ये 9 डो यू बाय डो एक्स लिखा, आगे
फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग 3 से, ये तो ये क्या कितना हो जाएगा 6 डो वी बाय डो एक्स। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 6 डो वी बाय डो एक्स, ठीक है, लिख दिया। आगे ये कितना हो जाएगा -6x प्लस ये 16 है, 16 को कर रहे हैं इंटू हम लोग 3 से, तो 16 3 ज़ा 48 प्लस 48 वाई लिखना होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे इक्वल टू -6x हो जाएगा प्लस 48 वाई लिखा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया ये। नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखा था देखो, इक्वेशन 3 को 2 से मल्टीपल कर देते हम लोग, तो यहाँ पर -3 को 2 से मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा। साइड में क्या रहेगा डो वी बाय डो एक्स, तो ये डो वी बाय डो एक्स यहाँ पर है ना, तो उसके नीचे हम लोग -6 डो वी बाय डो एक्स लिख देंगे। टर्म के नीचे इक्वल टर्म के नीचे इक्वल टर्म लिख देंगे, ठीक है। इसको अगर 2 से मल्टीपल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ डो यू बाय डो एक्स हो जाएगा। तो इधर 4 टाइम्स ऑफ डो यू बाय डो एक्स लिखा, इक्वल टू के आगे ये कितना हो जाएगा 4y, और ये आगे रहेगा 16 2 ज़ा 32x, ठीक है। इनका हमें एडिशन करना था तो इसके कारण यहाँ पे प्लस रहेगा, +6 -6 कैंसिल, 9 + 4 कितना हो जाएगा 13 डो यू बाय डो एक्स रहेगा यहाँ पर, इक्वल टू देखो -6 यहाँ पर है, यहाँ पर 32x है, तो ये 32 -6 करने पर कितना मिलेगा हमें 28 नहीं 26 आ जाएगा, ठीक है। तो उसको लिखेंगे हम लोग 26x लिख दिया, और ये 48y प्लस 4y कितना हो जाएगा वो 52y, ये 52y लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा देखो, अलग से उसको साइड में लिखेंगे 13 डो यू बाय डो एक्स, क्या हो जाएगा वो 26x प्लस 52y। तो 13 राइट साइड में जाएगा तो दोनों को डिवाइड कर देगा, तो देयरफॉर डो यू बाय डो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, डो यू बाय डो एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 4y, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। इसको करेंगे हम लोग अलग से a लिख दिया, क्या लिख दिया उसको a। इससे पहले हमने क्या किया था, इक्वेशन 1 और 3 को एक प्रॉपर नंबर से मल्टीपल कर डो वी बाय डो एक्स को एलिमिनेट कर दिया था बाय एडिंग। तो अभी हमें क्या करना होगा, इक्वेशन 1 और 3 में से ऐसे इक्वेशन 1 और 3 को ऐसे नंबर से मल्टीपल करना है, आगे चलकर उनका सब्ट्रैक्शन या फिर एडिशन करना है, ताकि हमारा डो यू बाय डो एक्स ये वाला टर्म एलिमिनेट हो जाए। तो इसके लिए क्या करना होगा देखो, इक्वेशन 1 में क्या दिख रहा है, ये डो यू बाय डो एक्स का कोएफिशिएंट कितना है 3 है, और इक्वेशन 3 के अंदर एक डो यू बाय डो एक्स का कोएफिशिएंट कितना है 2 है। तो इसका मतलब इस 2 को 3 से मल्टीपल कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और इस इक्वेशन 1 में ये वाले 3 को अगर हम लोग 2 से मल्टीपल कर देंगे तो यहाँ पर भी 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी टर्म क्या रहेगा 6 डो यू बाय डो एक्स रहेगा, और ये वाला टर्म क्या रहेगा 6 डो यू बाय डो एक्स रहेगा। इसका मतलब डो यू बाय डो एक्स को अगर हमें एलिमिनेट करना होगा तो वो जो दो नए इक्वेशंस हो गए उनके बीच में सब्ट्रैक्शन आएगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें देखो क्या लिखना होगा, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2 एंड इक्वेशन 3 बाय 3 हो जाएगा, ठीक है। इक्वेशन 3 को 3 से मल्टीपल करना है और इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीपल करना है, एंड देन सब्ट्रैक्टिंग देम, एंड देन सब्ट्रैक्टिंग देम। ऐसा क्यों, तब जाके हमें डो यू बाय डो एक्स ये वाला टर्म्स एलिमिनेट हो जाएगा ना, उसके कारण। इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीपल करने पर देखो क्या मिलेगा हमें 6 डो यू बाय डो वाई मिलेगा, राइट। तो ये लिख देंगे हम लोग 6 डो यू बाय, यहाँ पर 6 डो यू बाय डो एक्स मिलेगा, 6 डो यू बाय डो एक्स मिलेगा। पहले मैं इक्वेशन 2 का पहला टर्म रीड कर रहा था, 6 डो यू बाय डो एक्स लिखा, और उसके बाद 4 डो वी बाय डो एक्स रहेगा ये, प्लस 4 डो वी बाय डो एक्स रहेगा, इक्वल टू के राइट साइड वाला पार्ट में क्या लिखना होगा, ये माइनस क्या लिखेंगे -4x प्लस 32 ज़ा 32y, 16 2 ज़ा 32y, ठीक है, -4x प्लस 32y हो जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद थर्ड इक्वेशन को हमें किससे मल्टीपल करना था, 3 से मल्टीपल करना था। ये थर्ड इक्वेशन यहाँ पर है देखो, ये थर्ड इक्वेशन 3 से मल्टीपल करने पर ये कितना हो जाएगा -9 डो वी बाय डो एक्स होगा। ये फिर -9 डो वी बाय डो एक्स यहाँ पे लिख देते, -9 डो वी बाय डो एक्स यहाँ पे लिखा। ये 3 से मल्टीपल कितना हो जाएगा 6 डो यू बाय डो एक्स, इसको यहाँ पे लिखा 6 डो यू बाय डो एक्स, इक्वल टू के राइट साइड में क्या क्या आ जाएगा, ये 3 से मल्टीपल करने के कारण 3 2 ज़ा 6 6y आएगा, यहाँ पर 6y लिखा, और ये 2 से मल्टीपल किया था ना यहाँ पर, तो 16 2 ज़ा 32x प्लस 32x, ठीक है।
इन दोनों इक्वेशन के बीच में क्या करना था, हमें सब्ट्रैक्शन करना था। इसके कारण यहाँ पर क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, और ये प्लस का माइनस, और ये प्लस का ये भी माइनस। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या कर सकते हैं हम लोग, ये प्लस माइनस कैंसिल, 9 और ये +4 कितना हो जाएगा, 13। 13 डो वी बाय डो एक्स रहेगा इज इक्वल टू -4x, और ये -32x है, कितना हो जाएगा वो, -36x। यहाँ पर 32 नहीं होना चाहिए था, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया था, इक्वेशन 3 को 3 से मल्टीपल किया था ना, 3 3 -9 होगा तो ये -9 यहाँ पे लिखा था, 2 3 6 होगा तो ये 6 यहाँ पे लिखा था, राइट। उसके बाद 2 3 6y यहाँ पे लिखा था, तो 16 को हमें 3 से मल्टीपल करना था, तो कितना बनेगा वो 48x होगा। ठीक है, यहाँ पर 32 लिख दिया था गलती से, वो वैल्यू कितना होना चाहिए था फिर 48, तो चेंज कर देते हैं इसको, 48 कर देंगे, 48 बना दिया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में अभी देखो क्या करना फिर होगा, फिर -4x -48x कितना हो जाएगा, -52x, तो ये -52x पहला लिख देंगे हम लोग, और ये -6y है, ये +32 है, 32 में से 6 जाएंगे तो कितना बचेगा, 26, तो +26y हो जाएगा वो। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या लिखेंगे, सिंस 13 डो वी बाय डो एक्स इज इक्वल टू -52x +26 y, इतना लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में ये डो वी बाय डो एक्स लेफ्ट साइड में रहेगा एज इट इज़, और ये 13 राइट साइड में जाएगा तो डिनोमिनेटर में जाएगा और दोनों को कैंसिल कर देगा। ठीक है, तो ये 13 4 से कितना होता है, 52 होता है, तो ये -4x और ये +2 टाइम्स ऑफ y रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकेंड, इसको हम लोग कैपिटल बी लिख देंगे, कि इसको क्या लिखेंगे, कैपिटल बी। कैपिटल ए में कौन सा इक्वेशन मिला था हमें, डो यू बाय डो एक्स मिला था, देखो यहाँ पर क्या मिला था, डो यू बाय डो एक्स मिला था, वो कितना आया था 2x + 4y, और कैपिटल बी में एक दूसरा इक्वेशन मिला है दैट इज डो वी बाय डो एक्स, वो कितना आया है, -4x + 2y आया है। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक ऐसा फॉर्मूला देखा था, देखो f' का, वो f' का फॉर्मूला क्या देखा था, ux + IVX, ये फॉर्मूला देखा था। ठीक है, इतना लिखने के बाद हमें क्या करना होता है, बाय यूजिंग मिलने थॉमसन मेथड यूज़ करना होता है, बाय यूजिंग मिलने थॉमसन्स मेथड। ठीक है, बाय यूजिंग मिलने थॉमसन्स मेथड ऐसा लिखेंगे। बाय यूजिंग मिलने थॉमसन मेथड लिखने के बाद हमें क्या करना होता है, उसके अंदर पुट x = z पुट करना होता है, और कॉमा y = 0 पुट करना होता है। कहाँ पर देखो, ये ux का जो भी फंक्शन बना रहेगा ना x और y वेरिएबल से, वहाँ पर x की जगह पर z लेना है और वहीं पर y की जगह पर 0 लेना है। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में तो क्या रहेगा, f' रहेगा, ये f' रहेगा लेफ्ट साइड में। ux फंक्शन क्या था अपने पास, ux का ही मतलब क्या होता है, डो यू बाय डो एक्स होता है। यहाँ पर हम लोग y की वैल्यू 0 लेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा, 2z रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा, ये 2z लिख दिया। फिर ये +i vx के अंदर, ये vx इधर है अपने पास, y 0 हो जाएगा, नई टर्म कुछ नहीं आएगा, माइनस क्या रहेगा, ये -4 टाइम्स ऑफ z रहेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप में ये f' पीछे का एज इट इज़, राइट साइड में i और टर्म एज इट इज़, जिसमें हम लोग किसको कॉमन बाहर ले सकते हैं, 2 को कॉमन बाहर ले सकते हैं, तो 2 को कॉमन बाहर ले लिया। ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, z -2zi बचेगा। ठीक है, लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में हमें इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करना होगा, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो देखो इंटीग्रेशन f' यहाँ पे dz आएगा, 2 इज द कांस्टेंट, ये 2 कांस्टेंट होने के कारण ये 2 कांस्टेंट साइड में लिखा। इंटीग्रेशन फॉर क्या लिखना होगा, ये z है, -2 टाइम्स ऑफ z, ये i लिखा, i राउंड ब्रैकेट क्लोज, और लास्ट में क्या होगा, dz होगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ f' करेंगे तो लेफ्ट साइड में क्या मिलेगा हमें, सिंपली f मिलेगा, इज इक्वल टू 2 ये कांस्टेंट एज इट इज, इंटीग्रेशन करें तो ये ब्रैकेट z का इंटीग्रेशन होगा z² / 2 -2i ये कांस्टेंट एज इट इज, -2 और ये i कांस्टेंट एज इट इज साइड में, z का इंटीग्रेशन क्या होगा, z² होगा, ये नीचे 2 है, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, और लास्ट में ये प्लस थी इंटीग्रेशन का कांस्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर i और 2 अंदर मल्टीपल कर देंगे हम लोग, तो क्या रहेगा देखो, ये f लेफ्ट साइड में 2 विल गेट कैंसिल, यहाँ से बचेगा z² -2 ये कैंसिल हो रहा है, -2 इधर इंटू होगा तो ये क्या रहेगा, -2i z² और आगे का ये प्लस ही। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये f लेफ्ट साइड में इक्वल टू, यहाँ से आएगा कॉमन बाहर z², ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, 1 - 2i बचेगा,
आगे का प्लस सी बचेगा। ठीक है, तो जैसे कि कांस्टेंट हमेशा हम लोग पहले लिखते हैं लेफ्ट साइड पे, तो ये क्या लिखना होगा, एफ ऑफ जेड इक्वल टू 1 माइनस 2i, और ब्रैकेट के बाहर क्या लिखेंगे हम लोग, जेड स्क्वायर लिखेंगे, और ये होगा प्लस सी। दिस इज और रिक्वायर्ड एनालिटिक फंक्शन। तो यहाँ पर हमें लिखना होगा दिस इज रिक्वायर्ड एनालिटिक फंक्शन। ठीक है, एनालिटिक फंक्शन। तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स वेरिएबल इस चैप्टर के ऊपर लास्ट सम था। इस सम के साथ हमारा कॉम्प्लेक्स वेरिएबल ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज कंसेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का एक सब टॉपिक होता है कन्फॉर्मल मैपिंग, उसको स्टार्ट करेंगे। वो भी इजी टॉपिक है, उसमें ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशंस है नहीं, लेकिन उस कंसेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू उसको समझना चाहिए अच्छी तरीके से। तो अभी के लिए ये लेक्चर हम लोग यहीं पे स्टॉप कर देंगे, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।